बसाने में साथी निहाल अहमद साहब ने कोशिश की। जब मैं यहाँ आई और मेरी बुजुर्ग माओं की आंखें देखी तो कहीं न कहीं निहाल साहब का एहसास मुझे दिलाती है। ये याद रखें कि मालेगांव शहर में बस्तियाँ बसाने का काम ये सिर्फ निहाल साहब ने किया। जब निहाल साहब इलेक्शन हारे उसके बाद आपके करीब में आप देख लो जो इलाका है राहुल नगर और आसपास का, वहाँ से लोगों को उखाड़ा गया और 11,000 कॉलोनी में भेजा गया। लेकिन आप ये याद रखो कि सिर्फ निहाली लोग, जो लोग निहाल साहब को मानने वाले हैं, वही ये कोशिश करते हैं कि लोगों को उखाड़ा ना जाए। तुम्हारा इलाका आज ऐसा है कि 2 समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं देख रही हूँ कि गैर मुस्लिम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी वादा करती हूँ कि जिस तरह हमको यहाँ कौम के लिए नहीं, हमको शहर के लिए काम करना है। अगर तुम हमारी बस्ती का हिस्सा हो तो तुम्हारी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। आज जो माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं वो जानती हैं कि ये इलाका सुलेमान लाला के नाम से बसा। यहाँ मैं देख नहीं पा रही हूँ रशीद टेलर साहब को, वो दिखाए, शायद वो बीमार है, मुझे कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले खबर लगी। लेकिन वो ऐसे जियाले लोग थे जो आपकी बस्ती के लिए मुसलसल कोशिश करते हैं। और निहाल साहब का ये कहना था कि मैं मेरे शहर में बसी हुई बस्ती को उखाड़ के 11,000 कॉलोनी में नहीं जाने दूंगा। अगर वो चाहती है हुकूमत कि लोग अपने घर का मालिक बने तो हमको हमारे घर में पक्के घर बनाने के लिए बिना इंटरेस्ट, बिना सूद के कर्ज हुकूमत दे कि हम हमारे कच्चे घर को पक्का बना ले। लेकिन 11,000 कॉलोनी में जो लोग गए हैं उनसे समझ लो कि उनकी क्या हालत है। आज दवाखाना आधी रात को जाना होता है तो कोई गाड़ी नहीं होती। जुआ, सट्टा और नशे का इतना उस तरफ जाल बिछा हुआ है कि औरत घर के बाहर नहीं निकलती। अभी सर की तकरीर सुनते हुए मुझे ये लगा कि अगर आपके इलाके में भी कोई नशे का अड्डा बन रहा होगा तो अल्लाह के वास्ते उसको हटाने में हमारी मदद करो। वरना तुम्हारी माएँ बहनें, छोटी नौजवान बच्चियाँ अगर वो घर से बाहर निकलेंगी तो वो बाहिफाजत वापस आएगी कि नहीं आएगी, उनकी इज्जत से वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये मसला आ जाए। मैं आप लोगों के सामने ये बोलने के लिए खड़ी हूँ कि पिछली टर्म में जो यहाँ से कांग्रेस के लोग चुनकर आए थे, उन्होंने बोला था कि तुमको तुम्हारे घर का मालिक बना देंगे, तुमको दौड़ाते रहे, मीटिंग लेते रहे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया। इसलिए वो नहीं करेंगे कि उनकी नीयत कभी गरीबों के ताल्लुक से नहीं रहती। वो हमेशा झोपड़पट्टी को उखाड़ने का काम करते हैं और लोगों से सौदेबाजी करके अमीरों को वो जगह बेचते हैं। तुम्हारे इतराफ में बिल्कुल पीछे बस्तियां उखाड़ के खुद खरीद लिए वो जगह और महंगी बेच रहे हैं। आप लोगों को मालूम, आपकी बस्तियां बसाने और उसको बचाने और कच्चे घरों को पक्का घर बनाने में हम आपके मददगार रहेंगे, ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। ये इलाका हमेशा से शरीफ लोगों का, मेहनत कशों का रहा है। यहाँ मेरी माएँ बहनें जो आई हैं वो कहीं ना कहीं घर में रोजगार करती हैं। तो मैं इलेक्शन में इस बात का ऐलान करके खड़ी हुई हूँ कि मर्दों के साथ साथ वो औरतें जो अपने घर में काम करती है, देखो तुम लोगों के यहाँ अगर तुम चरखा भरने का काम करते हैं तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और उजरत बहुत कम मिलती है, पैसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए घर बैठे रोजगार मिले हुकूमत की तरफ से, और जो माएँ बहनें, नौजवान लड़कियां घर में बैठ के वो कोशिश करना चाहती हैं कि हमको 4 पैसे बचे, उसके लिए, वो रोज़गार के लिए मैं कोशिश करूंगी। हम हुकूमत की तरफ से ऐसी स्कीमें लाएंगे जिसमें तुम घर में बैठ के जितनी मेहनत करते हो उतना तुमको पैसा मिले, ये कोशिश मैं करूंगी। मालेगांव शहर में लोग जानते हैं कि पीला राशन कार्ड बनाने का काम सिर्फ साथी निहाल अहमद साहब ने किया। आज साथी निहाल अहमद साहब के बाद चाहे शेख रशीद एमएलए हो, चाहे मुफ्ती इस्माइल एमएलए हो, चाहे शेख आसिफ हो, बताओ किसी ने पीला कार्ड बनाने का काम किया क्या? उल्टा क्या किया कि तुम्हारे जो केसरी कार्ड पे अनाज, शक्कर, रॉकेल मिला करता था वो सब बंद हो गया। आज केसरी कार्ड
सिर्फ एक जेरोक्स कॉपी लगाने के काम का है और कोई काम नहीं है उसका। अभी इलेक्शन में लोग आपके पास आएंगे, पैसे की लालच देंगे, आपको कितना पैसा तुमको दे सकते हैं। तुम सोचो, तुम्हारा पीला कार्ड नहीं बनने की वजह से तुम्हारा जो केसरी कार्ड पे अनाज मिलता था वो नहीं मिलता है। साथी निहाल अहमद के वक्त में मिला करता था, अगर वो हर महीना तुमको मिलता तो हजारों रुपये की तुम्हारी बचत होती। आज तुम देखो कि मामूली लालच देंगे, लेकिन हमारी घर पट्टी, हमारी नल पट्टी, हमारा पावर बिल के इतना बड़ा नुकसान है। वो वक्ती 5 साल में तुमको लालच देने आते हैं, गरीबों को समझते हैं लालची है, लेकिन 5 साल तुम जो घर पट्टी, नल पट्टी, तुम्हारे राशन का काम बंद हो जाना, अनाज मिलना बंद हो जाना और पावर का बिल जो शैतान की आंख की तरह हो गया है, ये सारे मसाइल का हल सिर्फ मैं आपको दिलाऊंगी, ये वादा करती हूँ। आपके जो राशन कार्ड पीले बनना बंद हो गए हैं उसको दोबारा जारी करवाना, केसरी कार्ड पे दोबारा अनाज मिले, और ये पावर की जो मुसीबत हमारे सर पर लगी हुई है जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती मीटर बदल कर चले जाते हैं और मीटर का इतना ज़्यादा किराया आता है कि एक हमको समझ में नहीं आता हमारे घर में ऐसा क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना महंगा बिल आ रहा है। इस पावर कंपनी के खिलाफ उसको भगाने का काम आप लोगों के साथ मिलकर मैं करूंगी और घर बैठे रोजगार मिले। जो मर्द पावर लूम के अलावा भी काम करना चाहते हैं और मालेगांव शहर में ये काम करने का मौका नहीं, उसके लिए नई ऐसे प्रोजेक्ट लाकर अखिलेश यादव साहब से बात करके कि जो लोग इस चीज़ों से हट के नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार मिले। मालेगांव शहर में 12 नवंबर जैसा वाकया आया, आपके इतराफ के कई लोग जेल में थे, बेगुनाह लोगों को जेल में डाला गया। उसकी वजह है इस शहर के एमएलए का नाकारा होना। आज लोग परेशान हैं, वो भले ही अभी जेल में 11 महीने के बाद छूट गए, लेकिन केस उनके ऊपर आज भी है, पता नहीं क्या फैसला होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस के ऊपर दबदबा होना चाहिए कि मामूली, चाहे वो गुटखे का केस हो या मामूली केस में, यहाँ तक कि औरतों को भी जेल में रख दिया गया, किराना दुकान चलाने वाली। ये दबदबा खत्म होने की वजह यह है कि यहाँ का एमएलए नाकारा है और दूसरे जो शेख आसिफ शेख रशीद खानदान है वो कभी आवाम के लिए कोई मदद नहीं करते। जात बिरादरी के नाम पे लोगों पर वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब जुल्म करते हैं। इलेक्शन के बाद क्या हुआ, जब मुफ्ती साहब चुन के आए उसके बाद उन्होंने शफीक एंटी करप्शन के ऊपर हमला किया, रिजवान सर के यहाँ हमला किया। वो लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। आज तुम्हारे घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तुम्हारे पावर बिल को बचाने के लिए, घर बैठे औरतों को रोजगार मिले, इसके लिए तुम पुलिस का डर तुम पर न रहे, नौजवानों पे पुलिस का डर न रहे, तुम्हारे घर जो हैं उसकी हिफाजत रहे, तुमको कहीं 11,000 कॉलोनी या सड़कों पर भटकना ना पड़े, इसलिए आप हमारा साथ दो। मैं वादा करती हूँ कि आपको हम सब मिलके, यहाँ बाकी भैया बैठे हैं, यहाँ रिजवान सर बैठे हैं, आप सबसे हम लोग वादा करते हैं कि जहाँ आप आबाद हैं वहीं आप आबाद रहें, ये हम कोशिश करेंगे। और ये कोशिश निहाल अहमद के निहाली वर्कर के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतना कानूनी किसी को नहीं समझता। दूसरा कि तुमको जो घर तुम्हारे कच्चे हैं, अगर हुकूमत बोलती है कि हमको कच्चे घरों में नहीं रखवाना है तो हमको पक्का घर बनाने के लिए कर्ज दो, हम बिना सूद का कर्ज दो, ऐसा कर्ज दो कि हम हफ्तेवारी वापस करें। ये कोशिश मैं करूंगी आप लोगों के साथ मिलकर। ये जो बच्चे यहाँ पर हैं महंगी तालीम प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते क्योंकि घर में माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो लोग इतना डोनेशन दे पाए, तो प्राइमरी स्कूल में ऐसी तालीम ऐसा दिया जाएगा, हमारी तरफ से बनाया जाएगा जिस तरह भिवंडी में रईस शेख ने बनाया। प्राइमरी स्कूल में पहले लोग पढ़ा करते थे, अच्छी तालीम हुआ करती थी, वैसे ही तालीम प्राइमरी स्कूल में, साकिब जरा आराम करना, प्राइमरी स्कूल की इतनी अच्छी तालीम हो जाए कि लोग अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करवाएं और कम से कम गरीब का बच्चा जो 7वीं तक का निज़ाम है उसको 10वीं तक का कर दिया जाए, ये कोशिश हम करेंगे। देखो आज मैं साथी निहाल अहमद के बगैर, बुलंद इकबाल के बगैर अकेली होकर हिम्मत कर रही हूँ इलेक्शन लड़ने की, एक औरत होके, इस भरोसे पर कि जिस तरह आप लोगों ने साथी निहाल अहमद साहब का साथ दिया उसी तरह उनकी बेटी का साथ देंगे। यहाँ से वोट मांगना मेरा हक है,
क्योंकि ये बस्ती निहाल अहमद साहब ने बसाई थी और आज उनकी बेटी तुमसे हक मांगने आई है कि तुम्हारी बस्ती को बचाने के लिए, तुम्हारे कच्चे घर को पक्का घर बनाने के लिए जो पीले कार्ड आज तुमको नहीं मिलते हैं वो फिर से मिले, तुम्हारे केसरी कार्ड पर जो अनाज बंद हो गया है वो फिर से जारी हो, तुम्हारे घरों में तुमको रोजगार मिले, खास तौर पर खवातीन को रोजगार मिले, ये कोशिश करने के लिए, और नौजवान हिफाजत से घर वापस आए, कोई कटर मार के उनके पैसे न छीन ले, कोई पुलिस वाला उनको किसी इल्जाम में जेल में न डाल दे। ये सारे मामलात को बचाने के लिए मैं आप लोगों के सामने अकेली औरत होकर हिम्मत कर रही हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ भले ही आज निहाल साहब मेरे साथ नहीं हो, बुलंद इकबाल नहीं हो, लेकिन इस शहर की माएँ बहनें मेरे लिए खुद का वोट समझ के कि एक औरत अगर इलेक्शन लड़ रही है, इतनी हिम्मत कर रही है तुम्हारी ताकत पे, तो हर औरत ये समझे कि मैं खुद शान हिंद हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। आज अगर 50 साल के बाद कोई औरत ने असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिम्मत की है, आपका ये फ़र्ज़ है कि मुझको आप लोग अपनी दुआओं से, आपकी कोशिशों से नवाजें। यकीनन अगर जितनी मैं तकलीफ़ तुम्हारी और एक औरत की समझ सकती है, उतने न तुम किसी मर्द को बता सकते हो न वो समझ सकता है। देखो, जब कोई औरत, तुम लोग दवाखाने में जाते हो तो जचकी के लिए किस तरह की बदसलूकी उस पेशेंट के साथ होती है, उसके घर वालों के साथ होती है। आपका जो सिविल हॉस्पिटल यहाँ से हटाया जा रहा था, जान पूछ के दादा भूसे यहाँ से हटवा रहे थे, और उसमें मालेगांव के शहर के एमएलए जो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनने वाला था उसको हटा के नदी के उस पार लेकर चले गए, और जो सिविल हॉस्पिटल यहाँ था जहाँ हम लोग इलाज और मुआवजे के लिए जाते हैं उसको यहाँ से हटा दिया जा रहा था। तो हमने शिवाजी पुतले पर बैठकर धरना किया और उसकी वजह से ये सिविल हॉस्पिटल वापस आया। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जचकी के लिए, इलाज के लिए जिस तरह हमको नासिक धूलिया भेज दिया जाता है वो नौबत मैं नहीं आने दूंगी। अगर तुम लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया, मेरी माएँ बहनें यही बड़ा हॉस्पिटल बनाकर यहाँ अपने नौज़ायदा बच्चे जो कमज़ोर पैदा होते हैं उनके लिए भटकना पड़ता है कि कौन सी योजना में उनको रखे, घर वालों की ताकत नहीं होती इलाज करने की। तो ऐसा हॉस्पिटल जो हमारा चला गया उस तरफ दोबारा बना के औरत को डिलीवरी में आसानी हो, ऑपरेशन में आसानी हो, बुजुर्गों को डायरिया और दूसरी बीमारी के लिए आसानी हो। तुम्हारे यहाँ जो लोग जाते हैं धूलिया इलाज करने के लिए, वो जो 4 लोग घर में रहते हैं, अकेली औरत, आदमी और बच्चे, अगर वहाँ धूलिया भेज दिया जाए तो बच्चों को आदमी संभालेगा कि औरत को संभालेगा, ये मुसीबत आ जाती। लेकिन अपने यहाँ अगर ये इंतज़ाम हो जाएगा तो हमारी जो बेकदरी होती है, दूसरे गांव में जाके परेशानी होती है, उसको ख़त्म करने का काम हम मिलकर करेंगे। मालेगांव शहर में बेहतर निज़ाम के लिए मेरा साथ दो। मेरी माएँ बहनें ये समझ के इलेक्शन लड़े कि मैं खुद शान हिंद हूँ। अगर एक औरत अपने भाई के बगैर, अपने वालिद के बगैर इतना हिम्मत कर रही है तो आप मेरा साथ दे। देखो, तुमको ये बोला डराया जाता है, वो इतने डरपोक लोग हैं कि उनके घर के किसी ने मालिक यूनुस ईसा पे गोली मार दी, चला दी, तो वो डर के मारे बीजेपी के दलाल अजीत पवार के पाँव में जाके गिर गए। वो बीजेपी के लोग जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को हार फूल करते हैं, वो बीजेपी के लोग जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों की तारीफ करते हैं, वो बीजेपी के लोग जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों की हिफाजत करने की बात करते हैं, वो लोग जो मुसलसल मुसलमानों को एनआरसी के नाम पे परेशान कर रहे हैं, वो आज जो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे जो वक्फ के बोर्ड के हैं वो भी हथियार लेना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों के साथ शेख आसिफ साहब लगे हुए हैं। दूसरा, मुफ्ती साहब उस शिंदे की तारीफ करता है जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के बाजू में बैठता है और ये बोलता है कि कोई ये महाराज का बाल बांका नहीं कर सकता। हमको अपने शहर के लिए और न सिर्फ शहर बल्कि हमारी कौम के लिए ऐसे दलालों को इस शहर से भगाना है, और इनको भगाने की अगर मैं औरत होकर हिम्मत कर रही हूँ तो तुम मेरे साथ हो ना? मेरे साथ जोर से बोलो, मेरे साथ हैं कि नहीं मेरी माएँ बहनें? मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जवाब मेरे लिए 23 तारीख को शहर के लिए एक नया इनकलाब लाएगा। मैं वादा करती हूँ जो काम ये मर्दों ने नहीं किया वो आपकी मोहब्बतों और ताकत के साथ एक औरत होकर इनसे बेहतर काम करूँगी, जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने किया था।